हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूँ रोहिणी दुबे और आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की विषय इतिहास की एक सीरीज़, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड चैप्टर पार्ट 1 सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर। सबको पता है कि आपको क्लास 12th में विषय इतिहास में, हिस्ट्री में 3 बुक्स हमारे सिलेबस में डाली गई हैं। और पहली बुक प्राचीन भारत, दूसरी मध्यकालीन भारत और तीसरी आधुनिक भारत से रिलेटेड है। सारे विषय जो हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो उसी से हैं। थोड़ा बहुत कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपरली एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का विवरण तीनों किताबों में दिया गया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बुक, जिसमें कि आपका प्राचीन भारत है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर और उसका तीसरा टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया कि 16 महाजनपद किस तरीके से भारत में फैले, किस तरीके से 16 महाजनपदों जो कि राज्य थे, उन्होंने कैसे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में राज्य किया, कौन से महाजनपद बड़े थे, कौन से ज़्यादा शक्तिशाली थे, और मगध महाजनपद का क्या उसमें पार्ट था, क्यों उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था, क्यों ऐसा था कि मगध में ही लोग जाकर के अपने शासन करना पसंद करते थे। ये सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी, जिसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी, तो आप लोग उसमें से उसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, किसने इसकी स्थापना की, कौन सा इस वंश का राजा था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसकी स्टोरी मैं कल सुना चुकी हूँ। अपने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, कौन सी परिस्थितियाँ थी कि चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करना पड़ा उसे नंद वंश के खिलाफ। मैंने कल बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा धनानंद को मारा और उसने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में की। उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, क्यों ये सब हुआ, मैं एक स्टोरी बढ़िया से आप लोगों को कल सुना चुकी हूँ। आप लोग वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करते हैं प्रॉपरली मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ कैसे हुआ। ये तो मैं कल बता चुकी हूँ कब हुआ, और उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले हम क्या इसकी स्थापना पर बात करेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई, अब आपके ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। 321 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना हुई। स्थापना के साथ ही इसका संस्थापक आपसे पूछा जाएगा। संस्थापक इसका कौन था, तो संस्थापक इसका चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, इसके अलावा साम्राज्य से रिलेटेड और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं, कब स्थापित हुआ और किसने इसकी स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि इस वंश के सोर्सेज क्या हैं। हम मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं जब, तो कैसे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या चीज़ें थी, क्या वहाँ पर घटित हुआ, किस तरीके का समाज था। इसके लिए हर एक वंश का हम इतिहास पढ़ते हैं या किसी भी एरा के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात यही आती है कि उन चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चला, उसके सोर्सेज क्या थे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी चीज़ को शुरू करने के पहले। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उनके बारे में हमें कैसे पता चला, तो हमारी जो रिसर्च है या हमारी जो स्टडी है वो एक तरीके से अधूरी कहलाएगी। तो सोर्सेज क्या थे, इस पर बात करते हैं। तो सोर्सेज तो सिंपली सबसे पहले तो पुरातत्व पहला जो सोर्स है, और जो मैं इसमें बता रही हूँ मोस्टली
ऑलमोस्ट सभी में यही सोर्सेज प्राचीन भारत में आपको मिलेंगे। पुरातत्व, पुरातत्व में क्या क्या चीजें हैं? मूर्तियां, ठीक है। दूसरा मूर्ति कला या जो मूर्तियां मिली हैं वो है, और इसमें आपके सिक्के भी हैं, सिक्के भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा आपका है ग्रंथ। ग्रंथ की बात करें तो इस वंश में जो ग्रंथ, बहुत सारे राइटर्स के द्वारा कई सारे ग्रंथों की रचना हुई है, कई सारी किताबें लिखी गई हैं। तो वैसे तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं। पहला है जो आपसे पूछा जाता है पेपर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी कि कौटिल्य कौन थे? तक्षशिला के ये आचार्य थे। तक्षशिला भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। दिस वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जबकि भारत का विभाजन भारत पाकिस्तान में नहीं हुआ था तब। तो ये जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखा, कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये आपको अभी पूछा गया था। और चाणक्य, त्रैमासिक परीक्षा में ये आ चुका है। कौटिल्य और का दूसरा नाम या विष्णुगुप्त के नाम से भी आ जाता है। तो ये तीनों नाम कौटिल्य के ही हैं और उनके ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अर्थशास्त्र जो है वो अभी जैसे कि आपको नाम को देख के लग रहा हो कि कोई इकोनॉमी का ग्रंथ है। नो, ये कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है इसमें। अर्थशास्त्र एक राजनीति के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और फिर वो खुद वहां पर प्रधानमंत्री बन के रहे। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें उन्होंने राजनीति के सिद्धांतों के बारे में बताया कि एक राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए, कैसे उसे अपनी प्रजा को खुश वो रख सकता है, कौन सी नीतियों का वो अनुसरण करे जिससे कि उसका जो शासन है वो लंबे समय तक चले और उसकी प्रजा उससे खुश रहे। तो ये सारी जितनी भी राजनीतिक बातें हैं एक राजा के शासन से रिलेटेड, वो सारी बातें अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने डाली है। ग्रंथों में दूसरा ग्रंथ है इंडिका। इंडिका की रचना किसने की? मैगस्थनीज ने की। मैगस्थनीज एक यूनानी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसको उपहार स्वरूप दिया था सेल्यूकस ने, जो सेल्यूकस यूनान का राजा था। तो इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। आपके लिए क्वेश्चन आता है कहाँ से आया था? तो यूनान से आया था मैगस्थनीज। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और फिर वहीं पर बस गया। भारत की परिस्थितियों में रहा, भारत के समाज को देखा और फिर उसने भारत के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। भारत को इंडिया नाम देने वाले ये यूनानी ही हैं। तो इंडिका में उसने भारतीय समाज, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, उसका प्रशासन, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है। हालांकि ये बुक हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है इसके मूल रूप में। इसके बहुत सारे अनुवाद अलग अलग लोगों ने किए हैं, तो उनसे ही हमें इसके अंशों के बारे में पता चलता है। तो ये दो ग्रंथ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें मौर्य वंश के बारे में जानना है तो इन दोनों ग्रंथों के बिना हम मौर्य वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सोर्स है वो है जैन और बौद्ध ग्रंथ। जैन और बौद्ध ग्रंथ, इन ग्रंथों से भी हमें बहुत सारी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलती है। एंड लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इज अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख जो कि अशोक ने लिखे। अशोक पहला राजा था जिसने अभिलेखों को लिखने की परंपरा स्टार्ट की। तो अब हम अभिलेखों के ऊपर अलग से बात करेंगे क्योंकि अभिलेख के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। तो ये हम लोगों ने सोर्सेज की बात कर ली। सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पुरातत्व से प्राप्त वस्तुएं, उसके अलावा ग्रंथ जिसमें इंडिका और अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, मैगस्थनीज की इंडिका है, सिक्के भी शामिल हैं पुरातत्व में। इसके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथ भी उसमें शामिल हैं, उनसे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। एंड द लास्ट में है जो वो है अभिलेख।
अभिलेखों को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अभिलेख से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अभिलेख है क्या। ठीक है, अभिलेख का विभाजन 3 भागों में किया गया है विशेष तौर पर, जो कि अशोक के हमें मिलते हैं। भारत के अलग अलग स्थानों से हमें अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 भागों में है। हम सबसे पहले जो क्लास इस चैप्टर से रिलेटेड थी उसमें मैं बता चुकी हूँ कि अभिलेखों को सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा 1838 में सर जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन है, मैं इसको लिखवा चुकी हूँ। अब हम बताते हैं कि अभिलेख कौन कौन से हैं। तो अभिलेख में पहला जो इसका पार्ट है वो है शिलालेख। दूसरे तरह के अभिलेख होते हैं स्तंभ लेख, और तीसरे तरह के होते हैं गुहालेख। ठीक है, शिलालेख एक शिला के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ अभिलेख होते हैं। जैसे कि अशोक ने जो अभिलेख लिखे हैं तो एक शिला के ऊपर उसने 14 लेख लिखे हैं। हर जगह में 14 लेखों का लिखा हुआ एक पत्थर की पट्टी मिली हुई है। जहां जहां भी उसके शिलालेख मिले हैं तो उसमें 14 उसने नियम, बातें या जो भी कुछ उसने लिखा है अपने प्रशासन के बारे में 14 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। उसी तरीके से स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख स्तंभ यानी कि खंबे के ऊपर लिखे हुए लेख हैं। खंबे को पॉलिश करके और फिर उसके ऊपर अशोक ने ये लेख लिखवाए हैं। और फिर इसके बाद है गुहा लेख यानी कि गुफा लेख। गुफा के अंदर उसने बहुत सारे लेख लिखवाए हैं। 12 वर और आजीवक संप्रदाय के लिए उसने 12 वर गुफाएं बिहार में स्थापित करवाई थी। आगे आएगा तो मैं आपको लिखवाऊंगी। तो ये है अभिलेख का क्लासिफिकेशन। अभिलेख 3 प्रकार के, कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, इसके बाद अभिलेखों में और भी कुछ चीजें हैं अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड हैं, जो वो आप लोग लिख लीजिए। एक तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि पहला शासक जिसने अभिलेखों को लिखने की प्रथा स्टार्ट की वो था अशोक। और हम यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ, उस पॉइंट को आप लिख लीजिए। अशोक पहला शासक था जिसने पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लेख लिखवाए। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अशोक पहला शासक था जिसने पत्थर पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लेख लिखवाए। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में एक और चीज है, वो क्या है कि अशोक के अभिलेख हमें 2 तरह की भाषाओं में और 2 तरह की लिपि में मिले हैं। ठीक है, पहला है अशोक का अभिलेख, पहला कौन सा है? प्राकृत भाषा। अशोक की जो जितने भी प्रारंभिक अभिलेख हैं अशोक के, वो उसकी जो भाषा है वो है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, इसके बाद कुछ अभिलेख अशोक के हमें मिले हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र से। ठीक है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से अशोक के कौन से अभिलेख मिले हैं? उसकी भाषा अलग है और उसकी लिपि भी अलग है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है तो आपका आंसर होगा प्राकृत, और अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है तो आपका आंसर होगा ब्राह्मी। अब अगर आपसे क्लासिफाइड तरीके से पूछा जाता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र यही है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको पश्चिमोत्तर क्षेत्र कहते हैं। इंडिया के मैप में ये वाला जो हिस्सा है वो पश्चिमोत्तर कहलाता है। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पूरा लिख देती हूं मैं, अशोक के
अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा। भाषा क्या है यहाँ पर? भाषा है यहाँ पर आर्मेइक और यूनानी। दो तरह की भाषा में अभिलेख अशोक के हमें मिले हैं इस क्षेत्र से, भारत में नहीं मिले हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो अभिलेख मिले हैं 2-3, वहां पर अशोक के अभिलेखों की भाषा आर्मेइक प्लस यूनानी है, जो कि यूनान के और ईरान के लोगों से प्रभावित है। और दूसरा, यहाँ पर जो यहाँ पर जो लिपि मिली है हमें, वो क्या है? खरोष्ठी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से मिले हैं उसकी लिपि क्या है? खरोष्ठी। उसकी भाषा क्या है? आर्मेइक प्लस यूनानी। बाकी पूरे भारत से जो अभिलेख मिले हैं उसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें है। ओके, तो अभिलेखों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इनके साम्राज्य की। तो साम्राज्य इनका कितना था, क्या था? बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, पहले तो मैं बता दूं, बट मोस्टली एक तो ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले भारत में बहुत सारे राजा आए और उन्होंने यहाँ पर शासन भी किया मगध में। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, इसके पहले भी शक्तिशाली राजा हुए। महापद्म नंद वंश का बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन जो काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया वो कोई नहीं कर पाया। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को याद किया जाता है कि उसने मगध पर शासन किया और साथ ही जितने भी क्षेत्र उसके अंडर में थे वहां सभी जगह से जो छोटे छोटे कबीले निवास कर रहे थे, जो आपस में लड़ते रहते थे, उन सबको उसने नष्ट कर दिया और सभी कबीलों को अपने अंडर में ले लिया और पूरे भारत में एक सूत्र एक छत्र राज्य किया। एक छत्र शासन या पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक को जाता है। ये क्वेश्चन है अपने आप में कि भारत को सबसे पहले एक सूत्र में किसने बांधा? आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और पूरे मौर्य वंश के शासन की अगर हम बात करें, तो इनके साम्राज्य की अगर हम बात करें, तो साम्राज्य तो इनका जो था, अगर यहाँ पर आप जैसे अब देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं। अगर यहाँ से हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं तो डेफिनेटली कि यहाँ पर उनका शासन होगा, क्योंकि कोई भी राजा अपने राज्य की कोई चीज वहीं पर स्थापित करवा सकता है जहाँ उसका शासन हो। तो यहाँ उत्तर में, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। पश्चिम में तो मगध में इनका राज्य था ही, पूर्व में मगध था जहाँ पर इनका पूरा राज्य स्थापित था। तो यहाँ बिहार तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था पूर्व में। पश्चिम में सौराष्ट्र से भी हमें कई सारी चीजें, कई सारे यहाँ सौराष्ट्र से भी हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं, सोपारा से भी मिले हैं। तो सौराष्ट्र, सोपारा यानी कि गुजरात, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तोसली और कलिंग, ये तोसली से, कलिंग से अशोक के अभिलेख मिले हैं। कलिंग यानी कि उड़ीसा, तोसली भी उड़ीसा में है, तो यहाँ से भी अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व में अशोक का या मौर्य वंश का शासन कलिंग उड़ीसा तक फैला हुआ था। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अशोक अपने एक अभिलेख में कहता है कि उसने दक्षिण भारत में कभी आक्रमण नहीं किया। ये अशोक अपने एक अभिलेख में बोल रहा है। लेकिन कर्नाटक का एक स्थान है श्रवणबेलगोला, ठीक है, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है कि चंद्रगुप्त ने अपनी समाधि जब ली,
जब मौर्य साम्राज्य में बहुत लंबा अकाल पड़ा 12 वर्षों का और चंद्रगुप्त मौर्य उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया, तो वो जैनियों के संग में दक्षिण भारत में चला गया था। श्रवणबेलगोला जैनियों का एक प्रमुख पूजनीय स्थल है और यहाँ जाकर जैनों की एक पद्धति है संलेखना पद्धति, जिसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो क्योंकि यहाँ पर वो गया और उस समय ये भी एक चीज थी कि हर कोई भी राजा किसी क्षेत्र में तभी जाता था जब वो क्षेत्र उसके अंडर में होता था। तो यहाँ ये एक बात है। कर्नाटक में हमें अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि उसने इस क्षेत्र को नहीं जीता। तो अब उसने नहीं जीता तो उसके जो पिता थे बिंदुसार ने, उन्होंने तो किसी क्षेत्र को जीता ही नहीं, ऐसे में प्रमाण मिलते हैं। तो अब बचता है चंद्रगुप्त मौर्य। डेफिनेटली चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र के ऊपर आक्रमण या अधिकार किसी भी तरीके से किया होगा। कुल मिलाकर के ये मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। तो ये था मौर्य साम्राज्य पूरा, उनका जो फैलारा था, जो उनका फैलाव था, इस तरीके से भारत के क्षेत्रों में था। समझ में आया आप लोगों को? आगे अब हम बढ़ते हैं प्रशासन की तरफ। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात करें तो बहुत ही सुव्यवस्थित प्रशासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत अच्छे प्रशासन की उसने नींव डाली थी, क्योंकि ऑब्वियसली कौटिल्य उसके साथ में थे और जैसे कि मैंने बताया कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी और वो समय समय पर चंद्रगुप्त को सलाह भी देते रहते थे कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, किसको कौन सी चीज जैसे शत्रु है तो शत्रु को कैसे विजित करना है, ठीक है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा साथ था चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य का, जिस कारण से उन्होंने एक बहुत अच्छे साम्राज्य की नींव डाली। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो यहाँ से सही तरीके से स्थापित हुई और इसी प्रशासनिक व्यवस्था में जो मौर्य वंश की थी, आगे जाके गुप्तों ने और भी जो वंश रहे कुषाणों ने इसी व्यवस्था में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके इस व्यवस्था को हमेशा लागू रखा। तो प्रशासन की जब हम बात करते हैं मौर्य वंश के प्रशासन की, तो मौर्य वंश के प्रशासन के प्रमुख केंद्र, ये आपका क्वेश्चन बहुत आता है कि केंद्र कौन कौन से थे। 5 केंद्र थे। सबसे पहला केंद्र तो था इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। कहां पर थी? बिहार में। वर्तमान स्थिति कहां पर है इसकी? बिहार, पटना। दूसरा इसका प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, क्योंकि चाणक्य यहाँ के थे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर होगा ही। वर्तमान की स्थिति तक्षशिला की है, पाकिस्तान। तीसरा इनका प्रमुख केंद्र था उज्जैन। चौथा तोसली, उज्जैन आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है। तोसली है उड़ीसा में, वहां इनका प्रशासनिक केंद्र बना हुआ था। और 5वां है सुवर्णगिरी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे, जहां से इनके पूरे जो भी इतना बड़ा साम्राज्य मैंने आपको बताया उसके ऊपर इनका शिकंजा जो है वो कसा रहता था और सारे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं ये लोग इसके माध्यम से देखते थे। आगे है कुछ और चीजें हैं यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है वही मैं उठा करके आपको बता रही हूँ। ये प्रमुख केंद्र थे, ये आपसे नाम पूछे जाते हैं, जगह पूछी जाती है और कई बार ये मैप में आता है। तो आपको बस इतना पता रखना है कि भाई बिहार कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है। जैसे कि मध्य प्रदेश मैप में बिल्कुल बीच में है, तो अगर आपसे उज्जैन पूछ लिया जाए तो भारत के मैप के बीच में आप उज्जैन कहीं पर भी लिख देंगे, आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। उड़ीसा कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ है, तो वहां पर आपको ये स्थान आ सकते हैं मैप में भरने के लिए।
इनको आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको ढंग से सब कुछ समझ में आएगा। प्रशासन से रिलेटेड एक बात ये आती है कि आवागमन किस तरीके से होता था, तो ज़्यादातर आवागमन जो है वो पैदल होता था, और उसके अलावा आवागमन के तरीके मतलब आने जाने के जो यातायात के तरीके थे वो नदियाँ भी थी, गंगा नदी थी, उसकी सहायक नदियाँ थीं, और भूमि के माध्यम से भी होता था। मैगस्थनीज अपनी इंडिका में बताता है, क्या बताता है? मैगस्थनीज ने इंडिका में सेना की 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। मैगस्थनीज बताता है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की या मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ज्यादातर उसके ऊपर जो नियंत्रण था वो सेना का था, और होता ही है। तो सेना कैसे नियंत्रण करती थी? सेना के अंतर्गत 6 उप समितियां बनी हुई थी। वो उप समितियां पूरे प्रशासन के ऊपर अपना नियंत्रण रखती थी, सबको कुछ कुछ भाग दे रखे थे, हर एक समिति के अंडर में कुछ ना कुछ काम था। ये जो समितियां हैं इनकी संख्या है, और वो संख्या उनका जो सीक्वेंस है वो बदलेगा नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि पहली समिति, जो पहली समिति थी वो थी नौसेना समिति। अब ये नौसेना समिति पहली समिति है तो ये पहले नंबर पर ही रहेगी। आप ये सोचें कि इसको हम 5वें नंबर पे याद कर लें तो ये गलत। पहली समिति के तौर पर नामांकित थी नौसेना समिति। ठीक है। दूसरी समिति यातायात, यातायात एवं खान पान, ये सेकंड नंबर की, सबसे ज्यादा काम इस समिति के पास में थे। सेना जा रही है, कहीं युद्ध के लिए जा रहे हैं तो पैदल सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था, सैनिकों की सुरक्षा, ठीक है, जो जानवर हैं जो संग में जा रहे हैं, कहीं यातायात हो रहा है, उन जानवरों की सुरक्षा से, दवाइयाँ, सैनिकों की देखभाल, ये जितने भी काम थे, भोजन, जैसे खान पान लिखा है तो भोजन की, सभी शिविरों में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस समिति के हाथ में थी। हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा काम इस समिति के हाथ में था। तीसरे नंबर पर जो समिति थी वो थी पैदल सैनिक। पैदल सैनिकों के पास भी बहुत सारे काम थे, लेकिन उनके सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड थे, इनके पास तो कुछ अति में ही थे। और पैदल सैनिक। चौथे नंबर पर अश्वारोही, अश्वारोहियों की एक अलग समिति थी जो घुड़सवारों की देखरेख करते थे। 5वें नंबर पर रथारोही, जो रथ सेना की देखरेख करते थे। और 6वें नंबर पर गज सेना, यानी कि हाथियों की सेना। अब हम याद कैसे करें इनको, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो हम भूल जाते हैं, हमें सीक्वेंस तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि नहीं। तो हमें याद करने के लिए क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम नाव पर गए, नाव पर जाने के बाद हमने क्या किया, पैदल यात्रा की। सबसे पहले हम नाव पर गए, फिर हमने यातायात किया और खाना पीना खाया। सबसे पहले नाव पर गए, फिर यातायात किया, खाना पीना खाया, फिर पैदल चले, ओके, पैदल चले, फिर घोड़ों पर चले, फिर रथ पर चले और फिर हाथी पर चले। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। फिर से एक बार, सबसे पहले हम कहाँ गए, नाव पर चले, यातायात किया, खाना खाया, फिर पैदल चले, फिर घोड़े पर बैठे, फिर रथ पर बैठे और फिर हाथी पर बैठे, यानी कि गज सेना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और इसका सीक्वेंस नहीं बदलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सीक्वेंस है वही रहेगा। तीसरे नंबर पर अगर पैदल सैनिक है तो तीसरे नंबर पर पैदल सैनिक ही रहेंगे। उनको आप चौथे नंबर की, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मौर्य वंश की चौथे नंबर की समिति कौन सी थी, तो आपको चौथे नंबर में अश्वारोही ही लिखना है, आप गजरोही नहीं लिख सकते, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो
ये मौर्यवंश ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है हमारा। 1-2 पॉइंट कुछ और बचे हैं जिनको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए। कोई डाउट्स है तो मुझको बताइए, मैं उसको फिर से वीडियो बना करके आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। शाम में वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।